हेलो क्लास 10th एनआईएस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इससे पहले मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के काफ़ी वीडियोस सेंड किए थे जिस पे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ब्रिटिश के लोग जो थे वो भारत में आए और उसके बाद उन्होंने कैसे कैसे शासन किया वो मैंने बताया। उसके अंदर किस तरीके से आर्थिक प्रभाव पड़ा हमारे समाज पे और उसके अलावा किसानों की क्या स्थिति थी इस पे भी बात की थी। इसके अलावा हमने वॉर के ऊपर भी बात की थी, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। ठीक है, सो आज हम बात करने जा रहे हैं कृषि का व्यवसायीकरण। ठीक है, तो कृषि के व्यवसायीकरण के अंदर एक चीज़ जो जानने वाली है, देखिए जब ब्रिटिश वाले आए थे ना उससे पहले जो कृषि थी ना वो बस अपने लिए होती थी, यानी हर घर के अंदर खुद के लिए कृषि होती थी। वो इतना ज़्यादा उगाती नहीं थी कि उन्हें बाहर बेचना पड़े। ठीक है, और उसी कृषि का कुछ हिस्सा वो राजा महाराजा को दे दिया करते थे कर के रूप में। बट अब जब अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने उन लोगों को बताया कि किस तरह से आपकी कृषि जो है, आपकी फसल जो है वो आपको पैसे कमाने का साधन बन सकती है। ठीक है, और इसी में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, इंडिगो, अफीम, कपास, जूट, गन्ना और तिलहन जैसी वाणिज्यिक फसलों का सबसे ज़्यादा उन्होंने यूज़ किया। और इनकी जो डिमांड थी ना वो आउट ऑफ द कंट्री थी बहुत ज़्यादा, लाइक जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, उसमें बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड थी, इसलिए ये यहाँ से लेकर जाते थे कॉफ़ी, इंडिगो, अफीम को। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि विभिन्न वाणिज्यिक फसलें जो थे ना वो अलग अलग उद्देश्य से की जाती थी, मगर भारत के अंदर एक खास बात थी कि भारतीय अफीम को चीनी चाय व्यापार संतुलन के लिए इस्तेमाल किया गया। ठीक है, और पहले तो स्टार्ट तो अंग्रेज़ों ने अपने लिए नहीं किया था, यानी कि यहाँ के लोगों को रोज़गार देने के लिए, यानी पैसे देने के लिए स्टार्ट किया था, मगर बाद में धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन ने अपने पक्ष में ये चीज़ें कर ली। और ब्रिटेन का जो पक्ष था ना वो बहुत मजबूत हुआ कि अगली बार से अफीम का जो एक अधिकार था, मोनोपोली थी, वो सारी की सारी किसके हाथ में आ गई, अंग्रेज़ व्यापारियों के हाथ में आ गई। ठीक है, और उसके बाद भारतीय जो उत्पादक थे उनको इतना लाभ मिला ही नहीं जितना लाभ की उम्मीद उनको थी। देखिए भारतीयों को नील उत्पादन करने और उसे अंग्रेज़ों की तय शर्तों पर बेचने के लिए मजबूर किया गया। नील को इंग्लैंड भेज दिया जाता था और ब्रिटिश कपड़े की रंगाई, जो कपड़े पर रंगाई की जाती है ना जींस वगैरह पे, उसके लिए नील का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता था। ठीक है, सभी किसानों को नील का अपनी ज़मीन पर 3/20, अगर उसका लाइक 200 बीघा है ना तो 30 बीघे ज़मीन में उनको नील उगानी ही पड़ती थी। मगर कोई भी किसान नील नहीं उगाना चाह रहा था, क्योंकि उससे क्या होता था, उससे इनकी ज़मीन ना बंजर हो जाया करती थी। ठीक है, और बंजर होने के कारण क्या करते थे, कई सारे जो बड़े बड़े भूमालिक होते थे ना वो इसके लिए मना कर देते थे। तो छोटे किसान जो थे, छोटे छोटे किसान जो थे, उन पर अंग्रेज़ ज़्यादा निर्भर रहा करते थे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि चाय बागानों का जो स्वामित्व था ना वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, अफीम में बदलने लगा। ठीक है, अब कृषि के जो व्यवसायीकरण है इसके कारण क्या हुआ कि इसके कारण भूमिहीन मजदूर देखने को हमें मिलता है, यानी कि भूमिहीन मजदूर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं जिनके पास भूमि नहीं होती, और बड़े बड़े जमींदारों के अंडर में वो क्या करते थे, कृषि करते थे। ठीक है, इसमें एक बड़ी संख्या में सौदागर, व्यापारी, दलालों ने भी इस स्थिति में किसानों का शोषण करना शुरू किया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किसान का फसल कटाई से पहले क्या करते थे, पैसे देकर उन पर अपना कब्जा कर लिया करते थे, और फिर वही वाणिज्यिक फसल उगाने के बाद वो बीच के मीडिएटर बनने के बाद वो क्या करते थे, अंग्रेज़ों को भेज दिया करते थे, यानी उनको बेच दिया करते थे। फॉर एग्जांपल 10 रुपये में उन्हें बेचते थे और 2 रुपये का वो खरीदते थे किसानों से। तो इस तरीके से उनका बीच का प्रॉफिट बनना शुरू हो गया। ठीक है, अब ऐसे में क्या हुआ कि इससे देश के अंदर जो धन था ना उसकी भारी राशि जो थी ना वो अलग अलग आर्थिक नीतियों में चली जाने लगी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने सोच लिया था कि अंग्रेज़ों को जो जितना भी पैसा लेना है वो सारा का सारा कृषि से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अब कर्मचारियों का वेतन है, पेंशन है, प्रशिक्षण है। ठीक है, अब इन पर जो व्यय खर्च करेगा तो वो अंग्रेज़ कहाँ से करेंगे। तो अंग्रेज़ों ने इसीलिए क्या किया, आर्थिक नीतियों में सबसे पहले किसानी जो कृषि है उस पर पहले फोकस किया कि उसको अपने नियंत्रण में इतना डाल दो कि किसी भी तरह से कोई गुंजाइश ही ना रहे कि हमारे अलावा कृषि के उत्पाद कोई और खरीदे भी। ठीक है, अब ऐसे में देखने वाली चीज़ ये थी कि धन उधार देने वाले नए वर्गों का उदय होने लगा। ठीक है, धन उधार देने वाले नए वर्गों का उदय होने लगा, क्योंकि देखो ऐसे में देखने को मिल रहा था कि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि स्थायी बंदोबस्त आया, महलवाड़ी बंदोबस्त आया, बहुत सारे बंदोबस्त आए। इससे क्या हुआ, जमींदारों को ना अब जमींदारों की लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी किसानों से डायरेक्ट। तो ऐसे में साहूकार शुरू हो गए, और साहूकार वो लोग होते थे जो कि किसानों को फसल से पहले क्या दिया करते थे,
पैसे दिया करते थे कि ठीक है आप अपनी फसल कर लीजिए, जब फसल पूरी हो जाएगी तो मैं आपसे इतना ले लिया करूँगा, ठीक है। लाइक मुनीम और लाला जो फिल्मों में देखते थे हम 1970s 80s के आसपास, तो उसके अंदर हम देखते थे ये उच्च ब्याज के दरों पर दिया करते थे और किसानों का शोषण सबसे ज़्यादा इन्होंने किया। ये क्या करते थे, जाली लेखांकन शुरू कर दिया करते थे, जाली हस्ताक्षर कर दिया करते थे, क्योंकि लोग तो उस समय इतने पढ़े लिखे होते नहीं थे, तो वो 1 लाख लेते थे, बदले में वो 3-4 लाख रुपए वसूल लिया करते थे, ठीक है। और कभी कभी तो वो ज़मीन भी हड़प लिया करते थे किसानों की इसी तरह से, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ था कि साहूकारों का जो वर्चस्व था ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, स्थानीय व्यापारियों का, जमींदारों की सहायता, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि किसानों पर पूरी तरह से क्या होने लगा कि ऋण से उन्हें दबा दिया करते थे, ठीक है। उसके बाद फिर ब्याज लिया करते थे और धीरे धीरे पैसा उधार देने वालों की ना ज़मीन ऐसे ही उनके पास चली जाती थी, यानी कि ज़मीन किसानों की नीलाम कर दी जाती थी साहूकारों के हाथ में या फिर जमींदारों के पास, ठीक है। समझ में आ गया। अब ऐसे में जानने वाली बात थी कि नए मध्यम वर्ग का उदय होने लगा। नए मध्यम वर्ग कौन थे कि देखिए, अब एक चीज़ समझिए, अगर जाहिर सी बात है किसानों की जब ज़मीन जाएगी तो वो कोर्ट की तरफ अपना रुख करेंगे, और जब कोर्ट की तरफ जाने लगे ना तो हम देखते हैं कि वहाँ पे अलग अलग मजिस्ट्रेट, ठीक है, छोटे छोटे व्यापारी, बीटी व्यापारी, एजेंट, ठीक है, मीडिएटर, ये लोग बहुत ज़्यादा ना इनमें इन्वॉल्व होने लगे। तो इन्होंने भी बहुत सारा धन कमाया किसानों के पास से, ठीक है। और ऐसे में हम देखने को मिलता है कि अंग्रेजी शिक्षा से प्राप्त करके लोग आते थे, यहाँ वकालत करते थे और फिर उनको नए नए रोज़गार मिलते थे। इसलिए आप देखिए ज़्यादातर जो हमारे फ्रीडम फाइटर है वो कौन होते थे, वो सारे के सारे ज़्यादातर वकील होते थे, जैसे BR अम्बेडकर हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, इसके बाद हम देखते हैं कि महात्मा गांधी हो गए। ये वकील क्यों बनते थे? वकील बनने के पीछे का रीज़न यही था क्योंकि वो किसानों की हेल्प इसी तरीके से कर सकते थे। और उस समय किसानों के बीच में, किसान और जो अंग्रेज़ थे ना उनके बीच में अगर कोई बंदा होता था तो वो कौन होता था? वकील। वकील के अलावा कोई नहीं था जो जाके उनकी बातें वहाँ तक पहुँचा पाए। इसीलिए हमारे महात्मा गांधी वकालत करते थे और बहुत सारे लोग जो थे ना स्वतंत्रता सेनानी, वो अंग्रेज़ों के सामने वकालत ही करते थे, ठीक है। समझ में आ गया। और इस तरह से नए मध्यम वर्ग का उदय होने लगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। इसी में आप देख सकते हैं कि कानूनी अदालतों, सरकारी अधिकारियों, वाणिज्यिक एजेंसियों की शुरुआत होने लगी और अंग्रेजी शिक्षित लोगों को तो लाइक औपनिवेशिक शासकों में एक आवश्यक संरक्षण मिलने लगा। यानी कि जो अंग्रेजी अंग्रेजी शिक्षा लेकर आया तो उसकी वैल्यू तो अलग लेवल पे पहुंच जाती थी। फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी ने जितना आंदोलन किया, अगर इतना आंदोलन किसी और ने किया होता तो कब के वो लोग गोली मार दिया करते या फिर उनको जेल में परमानेंट डाल देते। मगर महात्मा गांधी क्या थे? महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा लेकर आए थे और उन्हें अंग्रेज़ों की सारी वीकनेस और सारी अच्छाइयाँ पता थी, ठीक है। एंड द लास्ट इज़ परिवहन और संचार। देखिए, परिवहन और संचार की बात करूँ तो स्टार्टिंग में हम सबको पता है कि हमारा जो साधन था ना भारत में, बैलगाड़ी था, ऊँट था, है ना, ऊँट की पीठ पर सामान ढोना बैलगाड़ी पर, ठीक है। मगर दूसरी तरफ इंग्लैंड को रेलवे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और जो निर्यात बंदरगाहों के साथ उत्पाद को जोड़ सके। जैसे देखिए आप बड़े बड़े जहाज़ जो होते थे वो ठीक थे, चलते थे, ठीक है, मगर उन्हें टाइम बहुत लगता था एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में, ठीक है। और रास्ते में लूट भी लिया करते थे, तो इसीलिए इन्होंने रेलवे लाइन को बनाया। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में आप देखिए कि सबसे जो लंबी ट्रेन है वासुकी, वो भी मालगाड़ी है, ठीक है। तो मालगाड़ी के अंदर आज भी देखिए कितने सारे डिब्बे होते हैं, ठीक है। तो उनको बनाया इसीलिए गया था ताकि एक सामान को दूसरे सामान पे इस जगह पे ले जाया जा सके, ठीक है। तो यही कारण था कि उन्होंने रेलवे का निर्माण शुरू किया, रेलवे नेटवर्क देखना शुरू कर दिया उन्होंने। और पूंजीपति जो थे ना उनके 2 महत्वपूर्ण तरीके से उन्होंने लाभ अपनाया। पहला तो व्यापार करके और दूसरा उन्होंने क्या किया, पैसे भी बांटे, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए, पहला व्यापार की वस्तुओं में व्यापार करना बहुत आसान हो गया और बंदरगाह के साथ आंतरिक बाजार को जोड़ना लाभदायक रहा। और दूसरे में रेल इंजन जो था ना, डिब्बे जो थे और इसके अलावा रेल लाइन जो थे ना, इन सब की जो पूंजी होती थी ना वो ब्रिटेन से आती थी, ठीक है। और ब्रिटेन पूंजीपतियों को रेलवे में निवेश से सरकार द्वारा 5% की न्यूनतम लाभ की गारंटी मिलती थी। इन कंपनियों ने 90 साल के पट्टे के साथ भूमि दी गई, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप ये देखिए कि आज की डेट में हमारे दिल्ली के अंदर मेट्रो है, ठीक है। तो मेट्रो गवर्नमेंट के पास में नहीं है, मेट्रो है पर्सनल, ठीक है, प्राइवेट है। अब उनको 5 साल या 10 साल 50 साल जितने भी समय के लिए दिया हो, वो उतने समय में जितना प्रॉफिट चाहे उतना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, उसके बाद वो गवर्नमेंट को देंगे, ठीक है। वैसे ही क्या किया, अंग्रेज़ों ने बोला कि पूंजीपतियों को बुलाया, बड़े बड़े ट्रेडर्स को बोला कि तुम्हारे इस एरिया में हम ये बनाना चाहते हैं मेट्रो, मतलब जो भी ट्रेन, अगर आप उसमें हेल्प करेंगे हमारी तो आपको 50 साल के लिए, 90 साल के लिए पट्टे पे दे देंगे। अब आपको उस राह से
जितना टैक्स बनाना है बनाओ, जिसको लेकर जाना है लेकर जाओ, उसकी टिकट का पैसा तुम रखो बस, मगर 90 सालों के लिए, ठीक है। और इस तरीके से वो क्या करते थे, अंग्रेज़ों ने बहुत सारा पैसा कमाया, ठीक है। हालांकि रेलवे ब्रिटिश व्यापार के लाभ के लिए बनाई गई थी, ठीक है। और इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा ये हो जाता था कि अब देखिए, बनाई तो इन्होंने इसीलिए थी, अंग्रेज़ों ने जो रेलवे बनाई थी वो बनाई तो अपने प्रॉफिट के लिए थी, मगर धीरे धीरे वो शिक्षा के काम आई और हमारे लोगों के लिए काम आई, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक था, ठीक है। और इसमें आप देख लेना, क्या आप जानते हैं कि जहाँ भारत की पहली रेलवे लाइन थी वो मद्रास में थी, ठीक है। 1837 में ग्रेनाइट पत्थरों को ले जाने के लिए खोला गया था इसको, और यहीं पर 1853 यानी 1853 में बम्बई से थाने तक हम देखते हैं कि एक ट्रेन चलती है, ठीक है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ आप देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इस नंबर पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे। पेड कोर्स चाहिए तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।